नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ आप लोग की तैयारी हो रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप सब ने दिवाली सेलिब्रेट किया, अच्छे से छठ मनाया, तो जानते हैं कि अभी फेस्टिवल का सीज़न था जो कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ साथ अब आप लोग को क्या करना, अपना पढ़ाई शुरू कर देना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है सभी लोग जानते हैं। जो नोटिफिकेशन आपका दिवाली छठ से पहले आया था, दुर्गा पूजा के समय में जो नोटिफिकेशन आया था, उसका एग्ज़ाम भी अब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया, डेट आ गया कि एग्ज़ाम आपका कब होने वाला। तो आप जानते हैं कि जैसे बिहार एसआई हो गया, बिहार का जैसे एडीओ हो गया, उस सारा जो डेट है वो सब कब आने वाला, आपका एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराने वाली है वो सब एग्ज़ाम आपका होने वाला है कब, जनवरी के समय में। तो ये समय आपका बहुत एक इम्पॉर्टेंट समय, एक महत्वपूर्ण आपका समय है, जो समय को आप क्या करें, व्यर्थ नहीं करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, स्टूडेंट्स ने, अब जब सीजन आता है फेस्टिवल का तो लोग पढ़ाई उस तरह से नहीं कर पाते, करते भी है तो हल्का फुल्का उस तरीके से मन लगाकर नहीं कर पाते हैं। तो अब जो है आपको पूरा अच्छे से लग जाना, भीड़ जाना, किसी भी करके आपको रिजल्ट देना है, क्योंकि दोस्तों इतना सारा वैकेंसीज एक साथ नहीं आती। चाहे आप बिहार का ही देख लीजिए, तो नौकरी के नाम पर आप जानते हैं आज के आप समझो इलेक्शन भी होने वाला है। तो इलेक्शन में भी वोटिंग आपको नौकरी, पढ़ाई, शिक्षा, रोजगार, इसी सब पर चल रहा है। जो चर्चा पूरे चल रही है मार्केट में, जो पूरे बाजार में, इसी पर चर्चा चल रहा है। तो इसी के अनुसार आप वोट भी दें, लेकिन आपको क्या करना, तैयारी भी अच्छे से करना है। आप वोट भी दे अच्छे से, उसमें भी आप पार्टिसिपेट करें, आपका भागीदारी उसमें भी होना चाहिए। लेकिन आप मतलब कि पढ़ाई भी अपना कंटिन्यू रखें, और प्लस टेस्ट अब लगाना शुरू करें, क्योंकि आपके पास समय भी कम है। तो टेस्ट लगाएंगे, उसी हिसाब से आप क्या करेंगे, चीज़ों को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा क्या है, वो है करंट अफेयर्स, जो कि 2025 का करंट अफेयर। दोस्तों, तो आप जानते हैं करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट पोर्सन है। जैसे आपका एडीओ का ही एग्जाम हो गया, जिसमें जीएस का पोर्सन पूछा जाता है। जैसे आपका अगर देखें तो बिहार एसआई का हो गया, तो बहुत सारा एग्जाम आपका आने वाला है। जैसे बिहार आपका एसआई हो गया, चाहे अगर देखें आप तो एडीओ का हो गया, जिसका भी डेट आपको घोषित हो गया है कि हाँ जनवरी में ये सारा एग्जाम आपका कंडक्ट होने वाला है। और इसमें दोस्तों सीटों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, और स्टूडेंट ने फॉर्म भी बहुत ज़्यादा भरा, तो इसमें कंपटीशन भी होगा। तो आपको अच्छे से क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो ये सब सारा फॉर्म, चाहे बिहार का सीजीएल हो गया, तो ये सब सारा एग्जाम आपका यहाँ पर कंडक्ट कराने वाला है कब, जनवरी में एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों करंट अफेयर्स की, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, नोट्स के फॉर्म में यहाँ पढ़ेंगे, पॉइंट फॉर्म में। उसमें क्या होगा कि आपको रिवीजन भी अच्छे से होगा, प्लस आप क्या कर सकते हैं, उसको कॉपी में या नोट्स में आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सबसे पहला न्यूज हमारा जी सेट क्या है हमारा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जी सेट के बारे में। किसके बारे में यहाँ बात करेंगे, जी सेट के बारे में। जो कि आपका जो जी सेट है दोस्तों, ये जी सेट आपका क्या है, ये जो सिंक्रोनस सैटेलाइट आपको कहाँ पर लगाया गया है, 7R जिसको बोलते हैं, जी सेट 7R। क्या इसको बोलते हैं यहाँ पर, जी सेट 7R। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जी सेट 7R। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि आपको न्यूज़ में है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ में है। बहुत सारे न्यूज़पेपर से, बहुत सारे बोल सकते हैं कि जो समाचार पत्र हैं वहाँ से हम लोग इसको इकट्ठा करते हैं, फिर आप लोगों तक उसको पहुँचाते हैं। तो अगर जी सेट 7R की बात करें दोस्तों, तो ये इंडिया का सबसे हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंडिया का सबसे, इंडियाज हैवीएस्ट, इंडियाज हैवीएस्ट कम्युनिकेशन, क्या नाम है इसका, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये कम्युनिकेशन इंडिया का सबसे हैवीएस्ट कम्युनिकेशन आपका क्या है, सैटेलाइट है। तो आप यहाँ पर चीजें समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। तो ये इंडिया का सबसे कम हाईएस्ट है आपको सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। दोस्तों, इसको जो रखा गया है, आप जानते हैं कि सैटेलाइट को जो रखा जाता है, ये कहाँ पर रखा जाता है, तो इसे जो रखा गया है, ये जियो सिंक्रोनस में रखा गया। जियो सिंक्रोनस क्या है, एक ऑर्बिट है, बहुत सारा ऑर्बिट होता है, लोअर अर्थ ऑर्बिट, हायर अर्थ ऑर्बिट, और एक जियो सिंक्रोनस जहाँ पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट को रखा जाता है। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना। अब क्या होता है एग्जाम में, कभी कभी आपका इसका वेट पूछा जाता है, वजन पूछा जाता है। तो वेट की अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो ये पॉइंट फॉर्म में याद रखना, क्योंकि इसमें किसी तरह का आपको आंसर राइटिंग तो करना नहीं है, करंट अफेयर्स है, पॉइंट फॉर्म में पूछा जाता है। तो वेट की अगर बात करें, क्योंकि ये न्यूज में है, तो अगर वेट की यहाँ पर हम बात करें तो इसका वेट कितना है दोस्तों, 44। कितना वेट है दोस्तों इसका, अगर वेट की याद करें, 4400 kg, 4400 kg इसका क्या है, वेट है। तो ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, किसके द्वारा किया गया, यहाँ पर इसरो द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया। तो सैटेलाइट का जो लॉन्चिंग होता है दोस्तों, आज जानते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसका फुल फॉर्म है, ये एक बॉडी है जिसके द्वारा यहाँ पर सैटेलाइट सब ये सारा चीज लॉन्च किया जाता है। जैसे अगर मिसाइल की बात करते हैं तो वो डीआरडीओ द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, डिफरेंस। फिर अगर देखें तो इसे कहाँ पर इंसर्ट किया गया, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। कहाँ पर इंसर्ट किया गया है,
इंसर्टेड इनटू, कहाँ पर किया गया, जियो सिंक्रोनस। आपको याद रखना जियो, इतना डिटेल में भी नहीं जाना है। जियो सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस क्या है हमारा, ट्रांसफर ऑर्बिट, जहां पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट को दिया जाता है। क्योंकि क्या होता है जब यहाँ पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है तो ये बहुत ज़्यादा दूरी तक आपको क्या होता है कम्युनिकेट आपको, जैसे क्योंकि क्या होता है कम्युनिकेशन आपका बगल बगल में तो होता नहीं, जो कि लोअर ऑर्थोरिटी में डाल दिया गया। ये पूरे मतलब कि इंडिया और इंडिया से जस्ट बगल में सटे हुए जितने भी रीजन है, इंडियन ओशियन रीजन हो गया, चाहे जितने भी सारे कंट्री है एशियन, तो वहाँ तक इसका पूरा आपको कम्युनिकेशन का सैटेलाइट का आपको टावर पहुँचता है। इसलिए इसे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लगाया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। और क्या पूछा जाता है इसमें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपकी लॉन्च व्हीकल। जो आप बात करेंगे यहाँ पर लॉन्च व्हीकल, किस व्हीकल से, मतलब किस चीज़ है, जैसे आप किसी चीज़ को, जो सामान आप कहीं ले जाते हैं तो उसको किसी या ट्रक से ले जा रहे हैं या किसी भी मतलब आप व्हीकल या गाड़ी से ले जा रहे हैं, उसी तरह से जो सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है दोस्तों, तो वो भी एक व्हीकल से लॉन्च किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट भी होता है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि किस व्हीकल से इसे लॉन्च किया गया। तो इसका जो व्हीकल का नाम है दोस्तों वो है LVM-3, जिसे कि आप क्या बोल सकते हैं, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये क्या है दोस्तों, ये M5 मिशन भी आपको याद रखना है, M5 मिशन है। और जो व्हीकल की अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, अब व्हीकल की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो व्हीकल इससे बोला जाता है, लॉन्च व्हीकल की बात करें तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 बोला जाता है इसको। इसका फुल फॉर्म ये होता है LVM, आप इसे याद रख सकते हैं 3। ये चीज आपको ध्यान रखना। और कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो इसे सतीश धवन स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया गया है, जो कि श्रीहरिकोटा में आंध्र प्रदेश के रीजन है। तो लॉन्चिंग जो स्टेशन है, तो लॉन्चिंग हमारा क्या है, सतीश धवन, सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि हमारा कहाँ पर है, श्री हरिकोटा में। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये सब डिफरेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना, जो जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वहीं हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अब तो ये हम लोग ये चीज़ समझ लिया, अब इसका एम क्या है, जो जीसेट का अगर एम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जीसेट की अगर हम ए की बात करते हैं यहाँ पर, चलिए ये आपको विजिबल हो रहा होगा स्लाइड। तो जीसेट अगर एम की हम बात करें यहाँ पर, तो अगर एम की यहाँ पर हम बात करें, चलिए एम के बारे में यहाँ लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर एम की बात करें, क्या होता है कोई भी सब सैटेलाइट लॉन्च किया था उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ एम होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव एम क्या है, ये जो मतलब नेवीज के लिए, मतलब जो इंडियन ओशियन रीजन में जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, जो क्या होता है कि बहुत सारे सबमरीन्स हो गया, नेवीज का अपना एक बोट हो गया, अपना शिप हो गया, तो उसमें के बीच में एक कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए ये सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। तो ये सैटेलाइट मत समझिएगा कि हमारे आपके लिए मोबाइल टावर के लिए नहीं, ये सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया दोस्तों, ये एक बोल सकते हैं नेवी का स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो क्या है, स्ट्रेंथनिंग द नेवी बेस्ड स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन एंड मैरीटाइम डोमेन, जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको एम में। तो ये सब क्या होता है, कभी कभी वन लाइनर में आपको पूछ दिया जाता है एग्जाम में। तो स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग द नेवी बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये चीज आपको ध्यान रखना, नेवी बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडियन ओशियन रीजन। तो आप जानते हैं कि ओशियन रीजन हमारा इंडियन ओशियन रीजन है, जहाँ पर हमारा नेवीज वहाँ पर प्रेजेंट रहती है, तो इंडियन ओशियन रीजन। तो ये सब सारा चीज़ आपको पॉइंट क्या करना है यहाँ पर याद रखना। अगला हम देखें इसमें तो फीचर्स के बारे में, तो यही है कि मतलब कि जो फीचर्स इसका आप समझ सकते हैं कि यही है कि इसको मतलब एक रोबस्ट एक रीजन को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये सारा चीज़ हम लोग टेलीकम्युनिकेशन को लॉन्च किए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट को। प्लस अगर देख ले तो कनेक्टिविटी आपका होना चाहिए, जैसे नेवी शिप हो गया, सबमरीन्स हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, मैरीटाइम ऑपरेशन, जो भी मतलब मैरीटाइम से रिलेटेड है, जो भी मैरीन चीज़ से रिलेटेड है आपको नेवीज के अगर डिफरेंस से बात करें, तो वो सारा चीज़ के लिए हम इसको क्या किए हैं, लॉन्च किए हैं। प्लस इसमें ये चीज भी हमें दिखाता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से इंडिजिनसली, मतलब इंडिजिनसली बोला जाता है कि मतलब पूरी तरीके से ये आत्मनिर्भर भारत को दर्शाता है। ये हमने खुद डेवलप किया है, हमारे जो यहाँ के साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर हैं, उन्होंने खुद डेवलप किया है। पहले क्या होता था, बहुत सारे सैटेलाइट्स को हम विदेश से क्या करते थे, ट्रांसफर करते थे, विदेश से लाते थे, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर होता था, या वहाँ से बहुत सारे कंपोनेंट्स के लाते थे। लेकिन ये जो सैटेलाइट है दोस्तों, ये हम लोगों ने खुद डेवलप किया है। तो ये हमारे लिए क्या है, एक अचीवेबल है, मतलब आप बोल सकते हैं, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये आत्मनिर्भर भारत को यहाँ पर दर्शाता है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इंडिजिनसली डिजाइन एंड डेवलप। ये भी आपसे पूछा जाता है, इसलिए बोल सकते हैं यहाँ पर ये क्या है,
अगर एक पॉइंट में बात करें तो इंडिजिनसली इंडिजिनसली डिजाइंड एंड डेवलप, इंडिजिनसली डिजाइंड एंड क्या है ये, डेवलप्ड। तो ये कि मतलब कि हमारे द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, इंडियन साइंटिस्ट द्वारा यहाँ पर डिजाइन किया गया है, इसे बनाया गया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये सब हमारा किसके हो गया, किसके बारे में हो गया दोस्तों, सैटेलाइट सिस्टम के बारे में, जीसैट के बारे में। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन आपके लिए जो करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट है वही चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम बात करें आज के समय, अगर आप बताइए खुद इसरो का जो चेयरमैन है, कहीं कहीं पूछा जाता है हु इज़ द करंट इसरो चेयरमैन, तो करंट जो इसरो चेयरमैन वो कौन है, वी नारायणन। तो क्या नाम है उनका, ये चीज़ आपका नोट पॉइंट में आप लिख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज़ भी नहीं पता होता है। ये सब सिंपल सिंपल इन्फॉर्मेशन आपको बिहार एसआई में या किसी तरह का एडीओ के एग्जाम में आपको जीएस में पूछ दिया जाता है। तो जो इसरो के चेयरमैन हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसरो चेयरमैन, वो कौन है हमारे, वी नारायणन, वी नारायणन। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये हमारा किसके बारे में था दोस्तों, जीसैट के बारे में। अगला जो देखे हमारा जो अगला जो है इसमें, तो ये कौन सा था, जीसैट के बारे में जो हमने देख लिया। फिर अगला देखे हमारा, तो अगला जो हमारा करंट अफेयर्स है दोस्तों, उसका नाम है आपको इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। अभी क्या हो रहा है दोस्तों कि जो कर्नाटका जो गवर्नमेंट है या कर्नाटका जो स्टेट है, वो प्लानिंग कर रही है कि हम मतलब कि एक अपना एक स्टेबल एक परमानेंट एक वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाए, या वाटर बोल सकते हैं कि स्टेट वाटर कमीशन बनाए। क्योंकि क्या होता है, वो एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक सेंट्रल बॉडी होता है, लेकिन कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि वो मतलब सोच रही है कि हम इस तरीके से एक बॉडी बनाए। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या बनाया नहीं बनाया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंटर वाटर स्टेट, क्योंकि ये न्यूज़ में आ गया तो हो सकता है कि आपसे अनुच्छेद के रूप में, या बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स के अंदर ये आपको इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल लिखा जाता है, मतलब दिया गया है। तो ये इसके लिए इसलिए ये आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो कौन सा हमारा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, तो कौन से अनुच्छेद में है ये लोग, आप लोग जरूर बताइएगा। इंटर स्टेट वाटर, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट आपका क्या है, ट्रिब्यूनल। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें हम लोग जो बात करेंगे दोस्तों, ये आपको आर्टिकल 262, जिसे आप अनुच्छेद 262 बोल सकते हैं, उसके अंदर इसका चर्चा किया गया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट आपको यहाँ पर बना सकती है किसी तरीके से। अगर लग रहा है कि जो दो राज्य या दो तीन राज्य या दो से अधिक राज्य के बीच में किसी भी तरह का बोल सकते हैं कि डिस्प्यूट चल रहा है, किसी भी तरह का बोल सकते हैं कि एक संघर्ष चल रहा है पानी को लेकर, कि कौन ज़्यादा पानी यूज करेगा, क्योंकि नदी जानते हैं कि एक ही राज्य से आपको नहीं बहती है, नदी 4-5 राज्य होते हुए बहती है। तो क्या होता है कि मतलब डिस्प्यूट होता है, कहीं कोई कोई अपर राइपेरियन स्टेट है, कोई लोअर राइपेरियन, मतलब क्या हो गया, कोई बहाव नदी का कहीं किसी राज्य में ज़्यादा है, किसी राज्य में कम है, तो कोई डैम वहाँ कंस्ट्रक्ट कर लेती है, तो आगे जाने वाला जो स्टेट है वहाँ पर पानी रुक जाता है। तो इसी कारण सरकार ने क्या किया है, इस तरीके के जो डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, ये ट्रिब्यूनल क्या होता है दोस्तों, ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी होता है। क्वासी जुडिशियल में क्या होगा, एक सुप्रीम कोर्ट आप नहीं मान सकते, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हो गया, उसी तरीके से ये क्या करते हैं ट्रिब्यूनल, मतलब कि जैसे दो गुटों के बीच अगर किसी तरह का झगड़ा होता है, पानी को लेकर किसी तरह का विवाद होता है, उस विवाद को ये सुलझाती है, इसी को ट्रिब्यूनल बोला जाता है, समझ रहे हैं ना। तो ये ट्रिब्यूनल आपको ध्यान में रखना। और इसके अंदर क्या जो आर्टिकल 262 है, इसके अंदर ये भी बताया जाता है कि पार्लियामेंट के पास ये मतलब कि पावर होता है कि ये किसी भी स्टेट का जहाँ पर वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम है वहाँ पर ये ट्रिब्यूनल आपको बना सकती है। प्लस इसमें क्या हो सकता है कि ये इसमें इसका जो कोई भी तरह का अगर जजमेंट आता है, कोई भी तरह का अगर कुछ बोल सकते हैं प्रोविज़न आता है, तो ये मतलब कि सुप्रीम कोर्ट या किसी तरह के कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते, ये आपको मानना पड़ेगा, ये बाइंडिंग होता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना। भले अगर कुछ ऐसा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को, तो वो मतलब इस तरीके से इसमें इंटरवेन कर सकती है, लेकिन ये चीज़ इसमें आर्टिकल में लिखा गया है कि पार्लियामेंट द्वारा ही पूरा कंट्रोल किया जाता है, उसी के द्वारा ये बॉडी भी बनाया जाता है, ट्रिब्यूनल भी बनाया जाता है, जिसमें कि बोल सकते हैं बहुत सारे जजेस इसमें रहते हैं ट्रिब्यूनल में, और बहुत सारे जो बोल सकते हैं कि जो अदर जो पर्सन्स है वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आर्टिकल 262। अगर हम देखें दोस्तों, आज के समय में जो वाटर ट्रिब्यूनल है ये कितना है, आज के समय जो करंट डेट तक आज तक हम बात करें, जो 2025 तक की बात करें, तो 9 आपको वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया है। तो वो भी चीज़ आपको ध्यान रखना, उसको उसका चर्चा मैंने मतलब जब पॉलिटी पढ़ाया था उसमें किया था, ये एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने इस चीज़ को बताया यहाँ पर। तो वो चीज़ आप क्या करेंगे, देख लेंगे किससे, लक्ष्मीकांत या किसी तरह का जो पॉलिटी का किताब आप पढ़ते हैं वहाँ से उस चीज़ आप पता कर सकते हैं। अगला जो हमारा है दोस्तों,
जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो है केरला के बारे में। तो केरला जो स्टेट है, कभी कभी क्या होता है कि जो फर्स्ट किसी स्टेट में कोई चीज़ का नया इंट्रोडक्शन होता है, नया कोई टेक्नोलॉजी बनता है, कुछ नया इनिशिएटिव होता है लोगों के लिए, तो वो इनिशिएटिव आपको याद रखना होता है। जैसे केरला स्टेट की हम बात करें दोस्तों, तो तीसरा हमारा इन्फॉर्मेशन क्या है केरला के बारे में, तो ये आपको वन लाइनर के फॉर्म में आपसे क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो केरला की अगर बात करें यहाँ पर दोस्तों, इसमें बताया गया कि केरला एक पहला गवर्नमेंट कंट्रोल ऐप है। जैसे आप देख सकते हैं ओला, उबर, ये सब सारा, रैपिडो आप जानते हैं, जो पटना में रहते हैं या किसी रीजन, रैपिडो हो गया, ओला हो गया, उबर, ये सब क्या है, ये एक प्राइवेट ओन्ड एक इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन है, बोल सकते हैं कंपनी है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपना एक खुद का कंपनी बनाई है, जो कि आपको टैक्सी को या जैसे ऑटो हो गया, ये सब को क्या कर दे, कंट्रोल कर दे। मतलब आपको एक गवर्नमेंट का ही ऐप डाउनलोड करना, उसी से आपको टैक्सी बुक करना, तो उसमें आपको जो रेंट रहेगा, जो टैक्सी का जो भाड़ा रहेगा वो कम रहेगा, जो ऑटो का भाड़ा रहेगा वो कम रहेगा। तो गवर्नमेंट द्वारा पहला ये जो ऐप बनाएगा वो केरला गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट गवर्नमेंट कंट्रोल ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस इन द कंट्री, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, क्योंकि ये पहला इनिशिएटिव है जो कि केरला द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया। फर्स्ट, क्या हमारे इसको लिख सकते हैं, फर्स्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, फर्स्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, फर्स्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस, ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस इन द कंट्री। इतना ही इसमें ध्यान रखना आपको कि केरला गवर्नमेंट द्वारा ये चीज़ बनाया गया, और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं। ये हमारा तीसरा था इसमें करंट अफेयर्स के पार्ट में। अगला अगर हम देखें दोस्तों, तो अगला है कि इंडिया तालिबान का भी रिलेशंस के बारे में बहुत सारा जो है वो चर्चा चल रही है न्यूज़ में, लेकिन वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये प्रोग्रेस में है। क्योंकि अब पहले अफगानिस्तान से था, अब तालिबान में है। एम्बेसी हमारा तालिबान से अभी हट गया, जो अफगानिस्तान है, अब तालिबान उस पर पूरा कंट्रोल हो गया। तो अब इंडिया सोच रही है कि किस तरह से एम्बेसी को वहाँ लगाया जाए, क्योंकि हमारा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट वहाँ हुआ। अभी तक समझ ले कि 200 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट आपका रुक गया है। मतलब वहाँ पर का जो सड़क हो गया या किसी तरह का बोल सकते हैं कोई भी पार्लियामेंट वहाँ का, वो भी इंडिया द्वारा बनाया गया। तो वो सब सारा चीज़ आपको क्या हो गया, रुक गया। फिर से गवर्नमेंट सोच रही है कि उस चीज़ को हम लोग क्या करें, सही करें, क्योंकि जो बगल के नेबरहुड जो कंट्री होते हैं, जो पड़ोसी देश होते हैं, उन पर थोड़ा सा उनके साथ दोस्ती बनाए रखना होता है, क्योंकि जानते हैं कि वो सब बहुत ही हॉस्टाइल कंट्रीज हैं, कभी भी किसी तरह का अटैक कर सकते हैं। और वो तालिबान को एक तरह से बोल सकते हैं एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बहुत सारे देश भी उसको मानती है, जैसे अभी। लेकिन रसिया, चाइना ने उसे क्या क्या रिकॉग्नाइज किया है, एक तालिबान गवर्नमेंट को एक बोल सकते हैं लीगल दर्जा भी दिया गया, गवर्नमेंट के नाम पर दिया गया उसे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, जो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट अभी है नहीं। एक अगला जो हमारा करंट अफेयर दोस्तों, वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हम लोगों ने पढ़ा है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जो कि थर्ड टायर जो पूरा सिस्टम चलता है, 3 टायर सिस्टम चलता है, वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारा स्टेट गवर्नमेंट, और नीचे हमारा क्या चलता है, ग्रास रूट जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसे हम लोग पंचायती राज म्यूनिसपैलिटी बोलते हैं, क्योंकि गांव में आपको पंचायत होता है और शहर में क्या होता है, म्यूनिसपैलिटी होता है। तो इसमें अभी जो आया था जो न्यूज़ में, वो था कि मॉडल यूथ ग्राम सभा 2025। तो ये मॉडल यूथ ग्राम सभा 2025 क्या है, इसी के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात किया गया। तो सबसे पहले हम समझेंगे मॉडल यूथ ग्राम जो सभा हमारा 2025 है, इसके अंदर क्या है कि जैसे क्या क्या होता है कि जब आप किताबें में पढ़ते हैं, किसी चीज़ में पढ़ते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है विधानसभा। जैसे आज के समय में देखिए विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, फिर लोकसभा का इलेक्शन, तो उसमें आप ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत सारे लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। लेकिन अगर जो पंचायत का जो इलेक्शन होता है, ये समय लोग ज़्यादा उतना इंटरेस्टेड नहीं होते, तो उतना ज़्यादा उसमें पावर, प्रेस्टीज या बोल सकते उतना ज़्यादा फंडिंग का इशू होता है। तो इसलिए मतलब कि स्टूडेंट में, एक कम्युनिटी में जो अवेयरनेस होता है वो थोड़ा कम होता है। इसको लेकर सरकार ने क्या किया, एक मॉडल यूथ ग्राम सभा का एक आयोजन किया है, जिसमें क्या होता है, स्कूलों कॉलेज में आपको इस तरह से एक नुक्कड़ नाटक के फॉर्म में, नुक्कड़ नाटक हो गया, ड्रामा हो गया, प्लेज हो गया, इस तरह के फॉर्म में आपको क्या वहाँ पर सिखाया जाता है, आपको अवेयर किया जाता है ना, उन चीज़ों के बारे में जानकारी दिया जाता है, कैसे वहाँ पर सरपंच काम करता है, कैसे ग्राम सभा में काम किया जाता है, कैसे वहाँ पर उप सरपंच काम करता है, ये सब सारा किस तरह से जो पंचायत का रोल होता है समाज को आगे बढ़ाने में। तो ये सब सारा चीज़ आपको बताया जाता है, इसी को कहते हैं मॉडल यूथ ग्राम सभा 2025। तो ये चीज़ आपको ऑप्शन में, मतलब कि जो हमारा करंट अफेयर्स का न्यूज़ है वहाँ पर इसे आपको बताया गया। तो क्या है इसका दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें हम, जो हमारा पिछला जो था वो केरला के बारे में था। चौथा जो हमारा है क्या, मॉडल यूथ ग्राम सभा, क्या नाम है इसका, मॉडल यूथ ग्राम सभा 2025, मॉडल यूथ
इसमें हम लोग पंचायती राज के बारे में बात भी करेंगे। तो मॉडल यूथ ग्राम सभा, मॉडल यूथ ग्राम सभा 2025। इस ये मॉडल यूथ जो ग्राम सभा 2025 है दोस्तों, तो ये है, आपसे यही पूछा जा सकता है कि कौन कौन से मिनिस्ट्री के अंदर इसे डाला गया, मतलब कौन कौन से मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है इस चीज़ को बनाने के लिए। तो ये भी आपसे कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो जैसे अगर हम बात करें दोस्तों मॉडल यूथ ग्राम सभा 2025, तो ये कोलैबोरेशन है, मतलब कोलैबोरेशन में क्या हो गया, बहुत सारे मिनिस्ट्री इसमें क्या है, एक साथ आपको आई है, तब जाकर ये आपको मॉडल यूथ ग्राम सभा वर्क करता है। तो कौन कौन सा है, कोलैबोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसे, कोलैबोरेशन ऑफ, कोलैबोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। कौन है इसमें, कोलैबोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज प्लस, तो कौन कौन से मिनिस्टर उसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्योंकि ये स्कूल और कॉलेज में हो रहा, इसको कंडक्ट कराया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लस, अगर इसमें हम बात करें तो ट्राइबल मिनिस्ट्री, क्योंकि बहुत सारे जो एकलव्य मॉडल स्कूल है, रेसिडेंशियल स्कूल है, जहाँ पर ट्राइबल एरिया में सभी लोग जानते हैं, उस तरह का एक रेसिडेंशियल हॉस्टल तरह से डेवलप किया जाता है, जिसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, वहीं पर लोग रहते भी हैं, जो छात्र छात्राएं सब है। तो उस तरह के स्कूल में तो उसको जो पूरा कंडक्ट करवाया जाता है, जो स्कूल को बनाया जाता है, वही मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा किया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर, तो क्या होता है ना दोस्तों कि बहुत सारा इस तरह के स्कीम्स होते हैं, बहुत सारे इस तरह के मंत्रालय स्कीम्स होते हैं, उसमें जो मंत्रालय होता है, जो मिनिस्ट्री होता है, वो आपको पता खुद ब खुद चल जाता है। जो ट्राइबल से रिलेटेड हम समझते हैं, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर हो गए, जो एजुकेशन से, उसमें एजुकेशन होंगे, जिसमें वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का बात करते हैं, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये सब आपका एक कॉमन सेंस होना चाहिए, एक आपका वो नॉलेज उतना तो होना चाहिए कि आपको हर एक चीज़ याद ना करना पड़े। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ क्या है इसमें, ट्राइबल, ट्राइबल वेलफेयर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये सब सारे मिनिस्ट्री है इसमें, प्लस एस्पिरेशनल भारत कोलैबोरेटिव, मतलब ये सब एक बोल सकते हैं अलग से एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इसमें क्या है कि जो ग्राम सभा को, रियल ग्राम सभा जो प्रोसेस है, वो आपको कॉलेज में, स्कूल्स में कराया जाता है। तो सिमुलेटिंग रियल ग्राम सभा प्रोसेस इन स्कूल कॉलेज, जो किसी तरह का नुक्कड़ नाटक हो गया, वो सब सारा चीज़ कराया जाता है। इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका स्कीम याद हो गया, किसके मिनिस्ट्री के अंदर है, ये पूछा जाएगा। यूथ मॉडल यूथ ग्राम सभा सभी जानते हैं, युवा वर्ग को एक तरह से बोल सकते हैं, उनको अवेयर किया जाता है, उनको इसके बारे में बताया जाता है, पंचायत राज के बारे में, इंस्टीट्यूशंस के बारे में। इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें दोस्तों, आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, PRIS, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो इसमें जो पॉइंट फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्लास है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें आर्टिकल्स में, आप सभी लोग जानते हैं कि कौन से आर्टिकल्स के अंदर ये है। तो आर्टिकल्स कौन है इसमें, आर्टिकल्स 243 टू 243 ओ, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। प्लस अगर देखें पार्ट्स में हमारे कौन से भाग में है, पार्ट्स आपका कौन सा हो गया इसमें, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्लस इसमें क्या रखना, आपको पार्ट्स तो याद रखना ही है, पार्ट्स याद रखना, पर शेड्यूल भी याद रखना है। तो पार्ट्स हमारा क्या हो गया इसमें, पार्ट्स 9 हो गया। और अगर इसमें हम शेड्यूल की बात करें, यहाँ पर शेड्यूल, इसे सूची आप बोलते हैं, शेड्यूल कौन है हमारा, 11th शेड्यूल है। म्यूनिसपैलिटी जानते हैं 12th शेड्यूल में। तो ये जानकारी तो कम से कम आपको बेसिक याद होना चाहिए। प्लस अगर देखें दोस्तों, इसमें हम अगर हम बात करें और जानकारी की, तो आप जानते हैं कि इसे जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जो इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक जो दर्जा दिया गया था, वो कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा दिया गया था, तो ये था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिस समय राजीव बोलते हैं राजीव गांधी के समय ये गवर्नमेंट द्वारा ये मतलब इनिशिएटिव शुरू किया गया था, इनिशिएट किया गया था कि उसे एक मतलब संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए। लेकिन ये फिर फेल हो गया, राज्यसभा में इसे पास नहीं किया। फिर जनता गवर्नमेंट ने इस चीज़ को किया, VP सिंह गवर्नमेंट ने किया। लेकिन बाद में जो PV नरसिम्हा राव का जो गवर्नमेंट था, उस समय इस चीज़ को क्या किया गया, वहाँ पर आपको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये क्या है, इसको आप बोल सकते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये सब जो जानकारी है दोस्तों आपको आना चाहिए। अमेंडमेंट एक्ट 1992, फिर 74th हुआ था, उसमें म्यूनिसपैलिटी को आपको ऐड किया गया था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना।
और अगर देखें दोस्तों तो इसमें सबसे पहला जो चर्चा किया गया था पंचायती राज संशोधन का, वो जब संविधान जब जिस समय लागू हुआ था, आप जानते हैं 1950 में जो 26 जनवरी जिसको हम संविधान दिवस के रूप में, या जो 26 जनवरी हम लोग मनाते हैं, उसमें जो ऐड किया गया था, तो ये सबसे पहले डीपीएसपी में ऐड किया गया था, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। उसमें हम किस में किए थे इसको? आर्टिकल 40 में किए थे। किस में ऐड किए थे इसको हम? आर्टिकल 40 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना डीपीएसपी के अंदर, जो हमने पढ़ा था डीपीएसपी क्या होता है। राज्य की नीति निर्देशक इसको बोला जाता है, जो कि मतलब किसी भी तरह के गवर्नेंस करने के लिए, गवर्नमेंट को रूल करने के लिए इस तरह की चीज़ों को फॉलो किया था डीपीएसपी को। उससे क्या होता है, आपको गुड गवर्नेंस का सिस्टम आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। प्लस अगर देखें तो इसमें इतना जानकारी तो आपको याद ही होना चाहिए। और देखें तो हम लोग 24 जनवरी को पंचायती राज दिवस मनाते, 24 जनवरी नहीं, 24 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। तो पंचायती राज दिवस की बात करें तो 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को हम क्या करते हैं, यहाँ पर पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन है जो आपसे पूछा जा सकता है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, पंचायती राज दिवस के रूप में तो मनाते हैं। तो इतना जानकारी आपको याद रखना है, इसको आप नोट डाउन यहाँ पर कर सकते हैं। अगला जो हम देखें, इसमें कमिटी क्या होता है। जब पंचायती राज बना था, जब इंस्टीट्यूशन से बना था, तो उस समय बहुत सारे कमिटी का फॉर्मेशन हुआ था, बहुत सारे कमिटी को वहाँ पर लाया गया था। फिर कमिटी ने क्या किया, बहुत सारा अपना रिकमेंडेशन दिया। क्योंकि क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड कमिटी घोषित, जैसे अभी वन नेशन वन इलेक्शन हुआ, उसमें कमिटी बनाया गया, जिसमें हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे श्री रामनाथ कोविंद जी, उनको रखा गया वहाँ पर, जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट थे उनको वहाँ पर कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उसी तरह से बहुत सारा कमेटी आपको बनाया जाता है। तो उसमें जो बनाया गया, सबसे अब क्या होता है कि एग्जाम में कभी कभी, जैसे आप जीएस का जो एग्जाम होता है उसमें कमेटी पूछ दिया जाता है, कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो मतलब उसको एक एक कलम में सजाना आपको, कि कौन सा पहले आया था, कौन सा बाद में आया था। और क्या होता है, कभी कभी ये पूछ दिया जाता है, कुछ कमेटी का नाम दे दिया, ये कमेटी किससे संबंधित है। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो कमेटी की अगर हम बात करें, जो पंचायत राज से रिलेटेड है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, इस चीज़ को आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। कमिटीज कमिटीज रिलेटेड टू पीआरआईज, इसको क्या बोल सकते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का हम यहाँ पर नाम रख सकते हैं इसे। तो अगर सबसे पहला हम देखें, तो आपको एक इसमें मैं ट्रिक भी बता दूंगा इसको याद करने का, क्योंकि बहुत सारा कमिटी है, लोग भूल जाते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर अगर याद करेंगे तो बैग्स का आपको याद रखना है, BAGS, तो इसको आप याद रखें। पहले इसको बैग्स आप याद रखें, उससे हम देख लेते हैं बी से क्या होता है, ए से क्या होता है, जी से और एस से। तो बी से क्या हो गया, बलवंत राय मेहता कमेटी। कौन सा कमेटी है इसमें? बलवंत राय मेहता कमेटी। ये तो आपका सबसे पहला कमेटी होगा बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि 1957 में इसका गठन किया गया था, इसे बनाया गया था। और इस बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया, वो रिकमेंडेशन क्या था कि इन्होंने बोला कि हाँ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आपको, बात इसने नहीं किया संवैधानिक जो स्थिति है, बोल सकते हैं एक संवैधानिक दर्जा की इसने बात नहीं की, लेकिन इन्होंने बोला कि 3 टायर सिस्टम आपका होना चाहिए। जैसे पंचायत में आप जानते हैं 3 टायर सिस्टम होता है, एक होता है जिला परिषद आपका, एक होता है पंचायत समिति, एक होता है आपका ग्राम पंचायत। तो ये 3 टायर सिस्टम की इन्होंने बात की। इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना डिटेल में मैंने पढ़ाया, जब आप देखेंगे यूट्यूब पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में मैंने पूरे अच्छे से डिस्कस किया, वहाँ पर आप उस चीज़ को देख लेंगे। अभी जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है वो मैं बात कर दूँ, 3 टायर सिस्टम के बारे में इन्होंने यहाँ पर बात की। तो 3 टायर सिस्टम में क्या था दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं। ये एक बार मैं लिख देता हूँ, ये ग्राम सभा होगी आपको, या आप ग्राम पंचायत बोल सकते हैं। फिर आपको हो गया यहाँ पर पंचायत समिति, जिसे आप मंडल परिषद या मंडल समिति बोल सकते हैं। पंचायत पंचायत आपका क्या हो गया, पंचायत समिति। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर अगला हमारा हो गया जिला परिषद। तो सभी जानते हैं कि इसमें अभी इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। 1/3 रिजर्वेशन आपको, मतलब महिलाओं का रहता है, इसमें 33% का रिजर्वेशन रहता है। प्लस आपका जो SC ST का रिजर्वेशन यहाँ पर कंपलसरी है, कि पॉपुलेशन जिस हिसाब से जनसंख्या है उस पंचायत के हिसाब से वहाँ SC ST का भी रिजर्वेशन आपको यहाँ पर देना जरूरी है। तो ये हमारा 3 टायर सिस्टम था। फिर नेक्स्ट जो हमारा था, उसने जो नेक्स्ट था ए से आपको क्या रखना, वहाँ पर अशोक मेहता कमेटी। तो ये भी मेहता जी थे, अशोक मेहता कमेटी। तो इनके बोल सकते हैं कि चेयरमैनशिप इन्हीं के अंदर में यह कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था, अशोक मेहता कमेटी।
इन्होंने टू टायर सिस्टम की बात की। किसने सिस्टम की? टू टायर सिस्टम की। मतलब कि इन्होंने बोला कि एक हमारा जिला परिषद होना चाहिए जो पूरे जिला का डेवलपमेंट्स के बारे में, पूरे जिले का जितना भी प्लानिंग है उसके बारे में बात करे, और एक हमारा होना चाहिए मंडल परिषद। वही मंडल परिषद के अंदर ही है, मतलब कि छोटा छोटा आप एक ब्लॉक टाइप से बना दे, 15,000 20,000 का जो पॉपुलेशन है उसके अंदर एक, मतलब कि आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टाइप से, मतलब कि एक आदमी को वहां पर क्या कर दे, इलेक्ट कर दे। तो इस तरह से था, इनका टू टायर सिस्टम था, जो कि गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन नहीं माना पूरा, और बहुत सारा मतलब कि रिकमेंडेशन था। मतलब एक एक कमेटी आपको 100 ऊपर रिकमेंडेशन, उतना रिकमेंडेशन आपके लिए जरूरी नहीं है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, पिछले साल बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था, उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। तो टू टायर सिस्टम की इन्होंने बात की थी, ये चीज आपको ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट है वही आपके लिए यहाँ पर जानना जरूरी है। तो अगर यहाँ पर तीसरा देखें तो तीसरा आपको जी से, तो जी से होगा जीवी के राव कमेटी। तो बलवंत राय मेहता, जो अशोक मेहता कमेटी था, ये 19 किस में बना था? ये अशोक मेहता कमेटी 1977 में बना था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो डेट हिसाब से भी आपको क्या करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको एक क्रम में इसको याद करेंगे। फिर अगर हमारा जो नेक्स्ट था, जो नेक्स्ट आपका बोल सकते हैं कि इसके बाद जो अशोक मेहता कमेटी के बाद, उसका नाम था जीवी के राव कमेटी। कौन था? जीवी के राव कमेटी। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप नजरअंदाज नहीं करें, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपका क्या होता है, जीएस का पोर्शन बनता है। ये जीएस आपका कहीं से नहीं पूछ दिया, जो न्यूज में रहता है वहीं से उठाकर पूछा जाता है। तो ये चीज ध्यान रखें। जैसे विधानसभा का भी इलेक्शन हो रहा है, तो हो सकता है आपको विधानसभा से इलेक्शन के रिलेटेड कुछ पूछ दिया जाए, स्टेट लेजिस्लेचर से चीफ मिनिस्टर के बारे में कुछ पूछ जाएगा, उसके रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर के रिलेटेड अनुच्छेद है, वो सब सारा इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सब जो न्यूज़ में रहता है दोस्तों, एक क्वेश्चन भी उसी तरीके से आपको पूछा जाता है। तो जो जीवी के राव कमेटी है, ये 1985 में इसका गठन हुआ था, इसको यहाँ पर बनाया गया था। इसने क्या किया था? इसने मतलब बोल सकते हैं कि सिस्टम की बात नहीं की, इसने बोला था कि किसी तरीके से हमें मतलब रिकमेंडेशन सरकार जो मांग रही थी कि मतलब किस तरह से हम स्ट्रेंथ, क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन तो बन गया था, लेकिन गवर्नमेंट चाहती थी कि किस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते, इसको मजबूत बना सकते, इसको सही से इसका मतलब काम, क्योंकि विफल हो रहा था वो जो सिस्टम था पंचायत, वो पूरी तरीके से फेल हो रहा था, सही से काम नहीं कर रहा था ग्राउंड लेवल पर। इसे एक मतलब कि बोला भी गया है ग्रास विदाउट रूट्स, मतलब बोलते हैं ना ग्रास रूट लेवल पर इस तरह का इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है, लेकिन ये ग्रास विदाउट रूट्स की मतलब ये बोल सकते थे उपाधि भी दी गई है। तो ये चीज़ मतलब कि आप लिख सकते हैं अगर उस तरह का मेंस लिखते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है कि इसने क्या किया था, यहाँ पर किस पंचायती राज में किस तरह से उसको मजबूत बनाना, किस तरह से उसके सही से काम करवाना है, इसके रिगार्डिंग इसने क्या किया था, यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया था। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको यहाँ पर नहीं रखनी। अगला जो हमारा कमेटी है, चौथा नंबर, वो क्या था? हमने कौन सा ट्रिक यहाँ पर देखा था? बैग्स। तो बी से देखिए बलवंत राय, ए से अशोक मेहता, जी से जीवी के राव, एस से क्या हम एल एम सिंघवी कमेटी, जिसमें आपको याद रखना है एस को, इसको एल एम सिंघवी कमेटी, एल एम सिंघवी कमेटी। तो जो हमारा दोस्तों एल एम सिंघवी कमेटी है, ये सिंघवी कमेटी ने क्या बोला था, इसमें जो रिकमेंडेशन दिया था, तो सबसे पहले जो इन्होंने बात किया संवैधानिक दर्जा की, तो उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आपको देना पड़ेगा, किसको? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। तो इसने क्या यहाँ पर बात किया? कॉन्स्टिट्यूशनल, ये रिकमेंडेशन है जो दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पीआरआई। तो ये आप ध्यान रखेंगे, पीआरआई किसको मैंने बोल रहा हूँ यहाँ पर, पीआरआई किसको बोल रहे हैं यहाँ पर? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसको उलट नहीं दीजिएगा, आरआईपी मत कर दिया, रेस्ट इन पीस हो जाएगा। तो क्या है? ये पीआरआई है, यहाँ तक क्लियर है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पीआरआई। तो ये बैग से आपको ये चीज ध्यान रखना। प्लस अगला देखें, हमारा दो और कमेटी है दोस्तों, एक कमेटी हमारा क्या है, थंगन कमेटी है, एक हमारा गार्डगिल कमेटी है। तो आप इस तरह से यहाँ पर जा सकते हैं, बैग्स टू गार्डगिल। अगर इसको आपको याद रखना तो ऐसे भी याद रखिए, बैग्स टू गार्डगिल, इस तरह से आप नहीं भूलेंगे। तो बैग से आपको याद हो गया, टी से थंगन याद रख लीजिए, जी से आपको गार्डगिल तो वहाँ लिखा ही गया। तो पांचवा हमारा क्या है यहाँ पर, क्या है? थंगन कमेटी, थंगन, थंगन कमेटी। तुम्हारा थंगन कमेटी है, उसके बारे में अगर बात करें दोस्तों, थंगन कमेटी ने क्या कहा था, इसने 1988 में इसका गठन हुआ था, आपको याद रखना 1988। इसमें हमने जो बात किया है, अगर हम सिंघवी की बात करें, ये सिंघवी था 1986 में हुआ था, सिंघवी भी आपको 1986 में हुआ था, 2 साल बाद आपको थंगन कमेटी का फॉर्मेशन हुआ।
गठन किया गया। तो एल एम सिंघवी कमेटी में हमने देख लिया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात किया। थांगन कमेटी में क्या किया, इसमें बहुत सारा सिस्टम, इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बारे में बात किया गया। यहाँ पर संवैधानिक दर्जा आपको देना है, तो क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बारे में बात किया गया। और इसमें क्या किया गया, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो बोला ही गया, प्लस इसमें क्या बोला गया, फिक्स्ड टेन्योर, मतलब कि 5 साल का एक टेन्योर भी होना चाहिए। मतलब जो संवैधानिक दर्जा देते हैं, तो जो लोग इसमें खड़ा हो रहे, जो इलेक्शन लड़े, तो उनका एक टेन्योर फिक्स होना चाहिए। नहीं कि आप साल भर 5 महीना वो मतलब कि इलेक्ट हुए या फिर वो हट गए, उसको आपने हटा दिया, नहीं, उसका एक टेन्योर फिक्स होता है। उसके बाद क्या होता है, काम सही से होता है, कोई भी ग्रास रूट पर जो काम होता है, तो एक टेन्योर आपका फिक्स, एक सिक्योरिटी आपको देना चाहिए, फिक्स टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। तो ये फिक्स टेन्योर ऑफ 5 ईयर जो आज के समय में जो रिकमेंडेशन माना भी गया था, फिक्स टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। प्लस इसने यहाँ पर क्या बोला कि 3 टायर सिस्टम, तो वो हम लोग ने देखा, वो पहले से ही आता आ रहा कि 3 टायर सिस्टम आपको इसमें दिया जाए तीनों लेवल पर। फिर जो अगला हमारा था इसमें कि वुमेन का रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन की बात आपको दोस्तों थांगन कमेटी के द्वारा ही किया था। वुमेन्स का रिजर्वेशन प्लस SC ST का रिजर्वेशन की बात यहाँ पर किया गया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। वुमेन प्लस SC ST का यहाँ पर रिजर्वेशन की भी बात की गई थी। तो विमेन का रिजर्वेशन दोस्तों देखते हैं बहुत सारे जगह, जैसे बिहार में 50%, कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपको 1/3 लिखा गया, लेकिन बिहार में देखेंगे तो 50% रिजर्वेशन, बहुत सारे स्टेट में 50% रिजर्वेशन दिया गया, क्योंकि सरकार के अंदर है, जिस तरह से स्टेट लेजिस्लेचर नया कानून नियम बना सकती है, इसको बढ़ा सकती है। उसी तरह से OBC का भी रिजर्वेशन लिखा तो नहीं गया, लेकिन गवर्नमेंट अगर चाहे तो OBC का भी रिजर्वेशन यहाँ पर दे सकती है, अगर उस तरह से वो बैकवर्ड है, रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी हो सकते हैं सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, चाहे वो एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड है, तो उस तरह से यहाँ पर दिखा गया। फिर अगर इन्होंने यहाँ पर स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात की, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो कि फंडिंग आपको पूरा यहाँ से रिलीज किया जाता है, स्टेट फाइनेंस का रिकमेंड किया जाता है बिहार गवर्नमेंट को या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को कि आपको कितना फंड पंचायती को या कितना फंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को या म्यूनिसपैलिटी को देना था। स्टेट फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन की भी बात इसने यहाँ पर की, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये किसके द्वारा किया गया था, यहाँ पर थांगन कमेटी के द्वारा किया गया था। जो हमारा अगला तो लास्ट है, जो है क्या है हमारा, गाडगिल कमेटी। तो कौन है अगला, हम देखें यहाँ पर गाडगिल कमेटी, तो ये आपको ध्यान रखना, गाडगिल, ये इसमें लास्ट इन्फॉर्मेशन है, गाडगिल कमेटी। तो ये मतलब कि मैंने कमेटी के बारे में इसलिए दोस्तों अच्छे से डिस्कस कर दिया, क्योंकि क्या होता है कोई भी कमेटी आज के समय पूछ दिया जाता है एग्जाम में। तो गाडगिल कमेटी का जो फॉर्मेशन हुआ था, ये लास्ट बट नॉट लिस्ट आप बोल सकते हैं, ये भी 1988 में हुआ था, क्योंकि बहुत सारा रिकमेंडेशन यहाँ से भी गवर्नमेंट ने लिया। तो गाडगिल कमेटी में वही सारा सिस्टम था जो वहाँ पर प्रीवियस हमने देखा। इसमें एक चीज़ आपको यहाँ पर क्या ऐड कर देना है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का यहाँ पर फॉर्मेशन आपको बताया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो जो पहले हमने पढ़ा कि इसमें थांगन कमेटी, वो सारा चीज़ था ही, तो थांगन कमेटी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, थांगन प्लस स्टेट, इससे पता चल जाएगा जो थांगन कमेटी का जो रिकमेंडेशन था, अब प्लस इसमें एक स्टेट इलेक्शन कमीशन को यहाँ पर ऐड कर दिया गया, और इसमें कुछ खास नहीं है। इस तरह से चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। तो बैग्स ऑफ, क्या हमने पढ़ा था, बैग्स टू गाडगिल। बैग से हमने देख लिया कौन कौन सा से ट्रिक से आपको याद रखना, जो कि उसका निमोनिक्स है पूरा। ये हमारा किसके बारे में था दोस्तों, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में। किसके बारे में था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में। अगला जो अगर देखें दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारा अभी कुछ और भी है। एक नया टर्म है दोस्तों जो कि अभी न्यूज में, उसका नाम है एस्टिफिकेशन। क्या नाम है उसका, एस्टिफिकेशन। अगला अगर बात करें यहाँ पर, तो जो न्यूज़ में है एक हमारा एस्टिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। तो हमारा कौन सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, STESHENS, इंस्टिफिकेशन है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ न्यूज़ में टर्म्स रहता है, तो उस टर्म्स के बारे में आपको पूछा जाता है, तो टर्म्स आपको यहाँ पर याद रखना है। ये इसका मतलब होता है क्या, पहले इसका मतलब समझ लीजिए, क्योंकि इसका मतलब समझेंगे तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि कुछ तरह से बोल सकते हैं वन लाइनर टर्म में भी पूछ दिया जा सकता है। तो इंस्टिफिकेशन क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि मतलब जैसे आज के समय आप देखते हैं कि यूट्यूब चला रहे हैं, किसी तरह का सोशल मीडिया चला रहे हैं, तो उसमें आपको ऐड बहुत ज़्यादा आ जाता है, समझ रहे हैं, उसमें ऐड आ गया तो आप परेशान हो जाते हैं। आपको कुछ भी, जैसे आप यूट्यूब पर कुछ डाउनलोड भी करना चाहें, कोई चीज़ आप 1080 के पिक्सल पर देखना चाह रहे हैं, तो आपको पूछेगा प्रीमियम लेने के लिए। तो ये सब अब आज के समय जो ऐड भी आ रहा है, तो उसमें कंपलसरी है, ऑब्लिगेटरी है कि आपको ऐड वो देखना है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते, बहुत सारा वैसा ऐड है।
तो ये सब सारे जो आज वो कंपनी कर रहे, चाहे वो आपको अमेजन हो गया, चाहे वो आपको बोल सकते हैं कि किसी तरह का प्राइम मेंबरशिप हो गया, ट्विटर हो गया, तो ये सब सारा चीज़ से लोग क्या हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं। तो इसी परेशानी का एक मतलब टर्म जो निकाला गया है, एक मतलब कि जर्नलिस्ट द्वारा, जिसका नाम था आपको कॉरी डॉक्टरो, उसके द्वारा ये टर्म निकाला गया। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इस टर्म का आपको मीनिंग ये चीज़ पता होना चाहिए था, हाउ डिजिटल एक्सपीरियंसेस एंड सर्विस हैव बिकम वर्स ओवर टाइम। तो दिन पर दिन क्यों वो इतना खराब हो रहा है, अपडेट होता है तो और ज़्यादा आज के समय हर एक में सब्सक्रिप्शन, हर एक में मतलब बोल सकते हैं कि ऐड, तो ये सब सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्लस आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स को वो खुद अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, जो अच्छा प्रोडक्ट होता है उसको वो उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। तो क्वालिटी से क्वालिटी अब क्या हो गया, नीचे हो गया, और क्वांटिटी ज़्यादा, मतलब क्वांटिटी ओवर क्वालिटी पर वो ज़्यादा फोकस कर रही है कंपनियाँ से। इसी के लिए इसको एस्टिफिकेशन का आपको नाम दिया गया है, इंस्टिफिकेशन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, टर्म यूज टू डिस्क्राइब हाउ, इसको आप लिख सकते हैं एक मतलब लाइन में, ए टर्म यूज टू, जो समझाना था वो आपने समझ लिया, इसका मीनिंग क्या है। अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब, अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब हाउ डिजिटल एक्सपीरियंसेस, अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब हाउ डिजिटल एक्सपीरियंसेस एंड सर्विसेज, हाउ डिजिटल experiences and services, how digital experiences and services have become worse over time, have become worse ओवर टाइम। पहले क्या था दोस्तों, लोग ट्विटर पर जाते थे तो मतलब आज का जो न्यूज़ है, जो अवेयरनेस है, जो दुनियादारी में जो चीज़ चल रहा है वो चीज़ लोग देख पाते थे। लेकिन आज के समय क्या हो गया, एक मतलब फेक ब्लू टिक आप कोई भी खरीद लेता है, कोई फेक वेबसाइट है कि क्या है या बोट है, आज जानते हैं कि चैटबोट सिस्टम बहुत सारा चलता है। तो ये सब सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो इससे लोग क्या होते हैं कि सही से उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता। जैसे आज के समय में ट्विटर को आप देख लें, फेसबुक को आप देख लें, ये सब एक समय में बहुत अलग मतलब बोल सकते हैं कि मोटो से अलग अलग एक ऑब्जेक्टिव से बना था। लेकिन जो आज समय इसको मतलब एक अलग ऑब्जेक्टिव से एक बोल सकते हैं प्रॉफिट रिलेटेड कंपनी बन गई है कि प्रॉफिट जितना जितना ले सकती है, लोग परेशान इससे हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये एग्जाम्पल से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला देखें दोस्तों, जो अगला हमारा था हमने देख लिया, इसे इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया, वन लाइनर टाइप से था। निपाह वायरस के बारे में देखते हैं। कौन सा वायरस के बारे में देखते हैं यहाँ पर, निपाह वायरस। तो एक हमारा इंफॉर्मेशन है दोस्तों यहाँ पर, निपाह वायरस। जो कोरोना वायरस है उससे ये पूरा अलग है, निपाह वायरस। इसे निपाह इसलिए नाम दिया गया दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये क्या होता है, सबसे पहले इसको 1999 में, बोल सकते हैं 99 में, इसको एक निपाह नाम का जो एक गांव था मलेशिया में, उस गांव में इस वायरस का सबसे ज़्यादा प्रकोप वहीं पर बोल सकते हैं ये आपको फैला फैला था, स्प्रेड हुआ था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना, इसीलिए इसका नाम निपाह वायरस आपको पड़ा है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। प्लस अगर देखें निपाह वायरस में, तो ये भी एक रेस्पिरेटरी, जैसे मतलब कोरोना वायरस में रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या रेस्पिरेटरी का जो प्रॉब्लम हो जाता था सांस लेने का, या बोल सकते हैं बुखार लग गया, तो ये सब सारा चीज़ होता है। लेकिन इसका फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। अभी तक इसका कोई वैक्सीन नहीं बन पाया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वैक्सीन नहीं, किसी तरह का कोई दवाई नहीं है। इसमें भी मतलब कि घर बोल सकते हैं हॉस्पिटल में जाकर आपको पानी चढ़ाना है, हमको मतलब कि एक्सेल बोल सकते हैं नॉर्मलाइज करना होता है, यही सब चीज़ होता है। क्योंकि आप जानते हैं कोरोना का वैक्सीन अभी रिसर्च इस पर चल रहा है। इसे न्यूज़ में इसलिए दोस्तों कि अभी ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसने बोला कि हम लोग इस पर अभी क्या कर रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारे कंपनी साथ में मिलकर रिसर्च कर रहे हैं इस पर। हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज क्या होता है, बीमारी से लड़ने का जो वैक्सीन होता है वो आपको एंटीकोनल बॉडीज के द्वारा ही बनाया जाता है। उसके तहत हम लोग क्या करेंगे, जो बोल सकते हैं इसका दवाई, इसका वैक्सीन आपको बना रहे हैं। तो ये अभी मार्केट में नहीं आया, इसे अभी रिसर्च आपको चल रहा है। इसका जो नेचुरल होस्ट है वो फ्रूट बैट्स है। तो ये सबसे पहले इसमें तो इतना जानकारी आपको ध्यान रखना। तो पहला जो आउटब्रेक हुआ था ये 1990 में मलेशियन विलेज है सुंगाई निपा। तो ये सुंगाई निपा इसका नाम है। इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, आप बोल सकते हैं इसका निपा वायरस नाम ही इस तरह से पड़ा, सुंगाई निपा। जैसे नाइल वायरस था तो नाइल रिवर की तरफ पड़ा, इसे नाइल वायरस से बोला जाता है। सुंगाई निपा विलेज है जो कि मलेशिया में, वहाँ पर आउटब्रेक हुआ था, विलेज मलेशिया में। तो वहाँ पर इसका सबसे पहले आपको प्रकोप देखा गया था 99 में। फिर अगला हम देखें तो इसका जो होस्ट देखें, जो नेचुरल होस्ट है वो क्या है, फ्रूट बैट्स है।
जैसे मतलब चमगादड़ बहुत सारे लोग, मतलब अब क्या होता है कि बहुत सारे जो अब जंगली जो फल फूल खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, चमगादड़ आप जानते हैं, फ्रूट बैट्स क्या होता है, मतलब जो डिपेंड रहता है खाने पर, किस पर, मतलब किसी तरह का कोई फल हो गया, उस फल फिर मार्केट में आया, उसको लोगों ने खा लिया, तो उसी से होता है। तो ये नेचुरल होस्ट जो इसका है फ्रूट बैट्स है, जिसमें हमने कोरोना में इस चीज़ को भी देखा था, फ्रूट बैट्स को नेचुरल होस्ट, जिसमें हमने चाइना पर लगाया था कि चाइना इस तरह से चमगादड़ खा जाती है, ये कर देती है, उसी ने वायरस फैला दिया। लेकिन वो WHO द्वारा भी सिद्ध नहीं किया गया फिर बाद में। तो ये फ्रूट बैट्स है। अगर इसमें देखो तो ये जूनोटिक डिजीज है दोस्तों। अब जूनोटिक डिजीज क्या होता है, कभी कभी टर्म आपसे पूछ दिया था जूनोटिक डिजीज, तो आपको ध्यान रखना जो जूनोटिक हमारा जो डिजीज होता है दोस्तों, जिसको आपको जूनोटिक, जू मीन्स क्या होगा, जहाँ पर जानवर सब रहते हैं उसको जू जू बोला जाता है, जो आप सभी ने घुमा भी होगा। जूनोटिक जो डिजीज होता है इसको बोला जाता है कि जो डिजीज आप मतलब कि जानवरों से इंसान में आपको प्रवेश करती है, इंसान में फैलती है, उसे हम जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। तो क्या होता है, ये स्प्रेड होता है किससे, एनिमल से ह्यूमन से, तो ह्यूमंस तक, मतलब कि जानवर से आपको फैलता है किसमें, मनुष्य में, किसी तरह इंसान में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जूनोटिक डिजीज। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको जानवर से इंसान में ही फैलता है, ये इंसान से इंसान में ही फैलता है। जैसे कोरोना था, लोगों ने बोला कि जानवर से इंसान में फैला, फिर इंसान से इंसान में, मतलब स्प्रेड होते गया, कंटामिनेशन जैसे जैसे बढ़ते गया, वैसे वैसे क्या होगा, वायरस आपको फैलते गया। तो ये जूनोटिक डिजीज है, आपको ध्यान रखना। इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल्स, ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। इसका कोई वैक्सीन डेवलप नहीं किया गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, ये वैक्सीन है डेवलप्ड इसका, तो नहीं, वैक्सीन इसका डेवलप नहीं किया गया। ये एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है, सभी लोग जानते हैं इसको, एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस बोल सकते हैं, कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, बुखार आ जाएगा, उल्टी हो जाएगा, यही सब चीज़ है इसमें, जो मतलब मेनली बुखार उखार में होता है, तो एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस। जैसे आपने इंसेफ्लाइटिस का भी नाम सुना होगा, ब्रेन इंसेफ्लाइटिस, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, तो ये सब सारा बीमारी से आपको रिलेटेड है। इसमें और कुछ याद रखने की आपको ज़रूरत है नहीं, इसका अभी रिसर्च चल ही रहा, आगे हम लोग देखेंगे। एक जो हमारा इंफॉर्मेशन है, इम्पॉर्टेंट है, अगर हम देखें यहाँ पर, तो त्रिशूल नाम से है, क्या है, त्रिशूल नाम से एक एक्सरसाइज है। ये क्या है, ट्राई बोल सकते हैं एक्सरसाइज को, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज बोला जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे हमने बहुत सारा मेजर ऑपरेशंस के बारे में, मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं, उसी तरह से क्या है, ये भी एक ऑपरेशन है त्रिशूल। तो इसमें क्या होता है, कि एक्सरसाइज होता है, मतलब कि तीनों, जैसे इंडियन आर्मी हो गए, प्लस नेवी के, और जो आर्मी हो गए, नेवी ऑफिसर हो गए, प्लस एयरफोर्स, ये तीनों के बीच में एक्सरसाइज होता है, जो एक दूसरे को, मतलब बोल सकते हैं कि जो जितना भी वेपन्स बनाया जाता है उसका पूरा, बोल सकते हैं कि प्रशिक्षण होता है, या बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से उसको दिखाया जाता है कि किस तरह से यूज होगा। तो मतलब एक कोलैबोरेशन है आपको किसमें, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। तो ट्राई सर्विस एक्सरसाइजेस ये आपको अभी शुरू हुआ है। तो आपको पूछा जा सकता है ये त्रिशूल क्या है, तो ये ट्राई सर्विसेज, सर्विस क्या है, सर्विसेज एक्सरसाइज है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, किसके बीच में है ये, तो इंडियन आर्मी के बीच में है। ये किसी ऐसा नहीं समझिएगा किसी देश के बीच में, नहीं, इंडियन आर्मी के बीच में है, इंडियन नेवी के बीच में है, और प्लस हमारा इंडियन एयरफोर्स के बीच में। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये हमारा ट्राईलेटरल क्या हो गया, आपका एक्सरसाइज हो गया। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगला देख ले दोस्तों, तो इसमें जानकारी तो उतना ही याद रखना, एक रामसर साइट्स था, लेकिन उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बुलामसर साइट्स था, उसमें बताया गया है कि मतलब अभी नया ऐड किया गया। हम लोग रामसर साइट्स पर एक अलग सा सेशन लाएंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे रामसर के बारे में। तो इसमें भी आसाम का एक कोई जगह है, रो मासरी दोनदुआ करके जगह है, तो वो अभी बनाया नहीं गया, उसे प्रपोजल के रूप में डाला गया, सरकार को बोला गया इसे भी आप रामसर साइट घोषित करें। आप सभी जानते हैं रामसर साइट, जो कि 1971 में ईरान में एक जगह है रामसर, वहाँ से ये रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था, इंडिया ने 1982 में साइन किया है। और जो इंडिया ने साइन किया है, इसमें कंजर्वेशन करना रहता है, इसमें बहुत सारा क्राइटेरिया होता है। इसमें क्राइटेरिया है कि कम से कम 20,000 बर्ड्स आपको पूरे साल में, माइग्रेटरी बर्ड्स आपके उस जगह पर आए, उस नदी या झील पर। तो अभी बिहार में बोल सकते पूरा 93 रामसर साइट से, बिहार में भी 2 रामसर साइट्स नया ऐड किए गए हैं, जो कि एक उदयपुर झील है, जो कि आप जानते हैं पश्चिम चंपारण में है, और एक हमारा गोकुल जलाशय है, जिसे आप रिजर्वायर भी बोल सकते हैं, वाटर रिजर्वायर, तो वो बक्सर में। तो ये दोनों ऐड किया गया, जो कि आप बीपीएससी का कोई भी एग्जाम आपसे हो रहा है, मतलब कोई भी अगर एग्जाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आज बिहार का कोई भी एग्जाम, इसमें ये सवाल आपको जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि क्या होता है जो लेटेस्ट ऐड किया जाता है वो पूछा जाता है। जैसे अभी लेटेस्ट आपको नागीनक्टी डैम को ऐड किया गया था, किसमें, नागीनक्टी का सेंचुरी है, जिसमें बर्ड सेंचुरी बोला जाता है, तो वही पूछा गया था एग्जाम में। तो कौन सा है, एक गोकुल झील है हमारा, जो कि बक्सर में आपको है। गोकुल आपको रिजर्वायर बोल सकते हैं, जलाशय आप इसे बोले, जलाशय है, ये कहाँ पर है,
ये बक्सर में, जिसे आपको रामसर साइट्स के रूप में ऐड किया गया है। एक देख लें हमारा क्या है, उदयपुर झील है, ये आपको वेस्ट चंपारण में उदयपुर झील है, जो कि आपका वेस्ट चंपारण में है। तो ये दोनों जगह कहाँ है दोस्तों, बिहार में है। आप सभी लोग जानते हैं सेंटर तो आपको यहीं पड़ता है, किसी किसी का, मेरा मतलब कि जब एग्ज़ाम देते तो उस समय सेंटर यहाँ भी पड़ा था, लेकिन बहुत एग्ज़ाम में सेंटर पड़ता है लोगों का, जब बीपीएससी का एग्ज़ाम है इससे बहुत सारा सेंटर भी आपको पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना। टोटल रामसर साइट्स कितने हैं अभी, टोटल जो हमारे रामसर साइट्स हैं वो कितने हैं, वो 93 हैं अप टू डेट, आज के समय में बोल रहे हैं। जब ऐड होगा तब उससे आगे आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी तक याद रखना है 93 रामसर साइट्स है, जो कि आपका 2 फरवरी को हम वेटलैंड्स दिवस भी मनाते हैं। ये भी चीज़ ध्यान रखना, दिवस आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैं इस चीज़ को लिखता हूँ 2 फरवरी को आपको वर्ल्ड वेटलैंड्स, क्योंकि आप देखेंगे हर एक एग्जाम में 2 दिवस के बारे में पूछ दिया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड, जैसे बीपीएससी का भी एग्जाम हुआ था तो ओजोन दिवस पूछ दिया गया था, वेटलैंड्स डे, यूपीसीएस में भी पूछ दिया गया था वर्ल्ड वेटलैंड। तो ये सब चीज़ दिवस याद रखेंगे तो कम से कम जो आप एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस को, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को सही कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो ये था हमारा दोस्तों इसके बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में जो हमने क्या किया आज यहाँ पर डिस्कस किया। तो ये स्लाइड है आपको, जो आपको यहाँ पर देख लेना है, और बाकी ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको नोट डाउन कर लेना है, जो पॉइंटेड फॉर्म में आपको लिखा गया, ज़्यादा नहीं है, आप 1 ही 2 पेज पर आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपके काउंटर पे इंपॉर्टेंट भी नहीं। तो हर एक, मैं मतलब कि सप्ताह में 2-3 दिन आपको ये सारा चीज़ बताया जाएगा, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, और यहीं से आपका क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, जो भी आप एग्ज़ाम नेक्स्ट एग्ज़ाम देंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक हम रहने देते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो हम अगले सेशन में मिलेंगे, वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक्स में। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।